हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। ये लगातार सॉल्यूशन आप लोग देख रहे हैं और ये आपका 21वां दिन का सॉल्यूशन है। पिछला वीडियो आप जो दिया गया होगा, आई होप कि सब लोगों को अच्छा लगा होगा। ये 21वां दिन का है, दिन से याद रखें, मैं भी भूल जाता हूं। ये 21वां दिन का सॉल्यूशन है। पहला सवाल आपके सामने, कोई राशि ए बी सी बांटी जाती है, एक कुल राशि का 3/16वां भाग और बी को मिलता है 1/4 भाग। ए को मिलता है 3/16वां भाग और बी को 1/4 भाग। तो ऐसा क्यों नहीं करते, हम कुल मान लेते हैं 16। नीचे वाला जो होगा ना उसी को मान लीजिए कुल मान लिया हम 16वां। तो ए को मिला होगा 16 का 3/16 भाग, तो यानी ए को मिला होगा 3। बी को मिला होगा 1/4 भाग, 16 का 1/4 भाग, यानी कि बी को मिला होगा 4। 16 में से ए को 3 मिला, बी को 4 मिला, सी को मिला 81। यहां पर देखिए 4 3 7 मिल गया तो 9 7 16, यानी कि सी को कितना मिला 9, और 9 रुपया है सो कितना है 81 रुपया है। तो समझिए बी को प्राप्त कितना धन होगा, तो बी को प्राप्त धन जो होगा सो बी के लिए 4 लिखेगा, तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 रुपया हो जाएगा। आप समझिए बात को, नीचे वाले पार्ट को एक एलसीएम मान लेते हैं और 9 9 81, तो 9 चौका 36 रुपये हो जाएगा, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 रुपये। आप केयर कीजिए कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। सबसे पहले नीचे का एलसीएम मानना है, एलसीएम मानिए और एलसीएम को मान लीजिए टोटल मान के 3 4 9 लिखिए। यहां पर दिख रहा होगा कि 9 बराबर सी का वैल्यू 9 बराबर 81, तो 9 9 81 और 9 चौका 36। ठीक है, मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। अगला सवाल देखिएगा, एक्स और वाई 12 दिनों में मिलकर काम कर खत्म करते हैं, 12 दिन में करते हैं। एक्स अकेले इसे 20 दिन में करता है। यदि हर दिन एक्स केवल आधा काम करे, तो भाई आधा काम करे, हर दिन एक्स केवल आधा दिन कार्य करे, और एक्स और वाई पूरा काम को कितने दिन में करेंगे। तो यानी वाई पूरा काम कर रहा होगा, आधा काम कर रहा होगा एक्स, तो एलसीएम लीजिएगा तो यहां पर हो जाएगा 60, 12 25 60, 20 30 60, यानी कि y जो कर रहा होगा हर दिन काम, ये x 3 काम कर रहा होगा तो y 2 काम कर रहा होगा हर दिन। अब दोनों में से कह रहा है ना कि x करेगा भाई आधा काम, तो x जितनी काम करता है प्रतिदिन, ये इफिशियंसी है जी, प्रतिदिन का काम है। तो प्रतिदिन जितना x करता है उतना आधा काम करता है हर दिन, यानी कि 3 काम करता होगा तो 3 का आधा काम करता है हर दिन। और ये जो है सो y अपनी पूरी क्षमता से करता है, यानी इस क्षमता से काम करेगा 60 काम को। टाइम कितना लगेगा आप देख लीजिए, क्योंकि वर्क डन अपॉन होता है, वर्क डन अपॉन इफिशियंसी बराबर टाइम होता है। तो 2 दूना 4 और 4 3 7 और 120/7 आ जाएगा। ये 120/7 जो है 70 7 119, 17.7 हो जाएगा आंसर इसका। आई होप कि पिछले क्लास में हम ऑनलाइन नहीं आ पाए होंगे, लेकिन आज हम ये रिकॉर्ड करके डाल दे रहे हैं। अगले जो दिन होगा मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि लाइव रहूं। आपको जैसा कि पता है कि इस समय शादी विवाह का मौसम चल रहा है, तो मैं 1 2 दिन लाइव नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन प्रयास रहेगा कि आपको लाइव ही दें सोल्यूशन। सवाल देख रहे हैं अगला, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करता है। पिछले सेट में भी था कि 20% अंक प्राप्त करता है, 35 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 35 अंक मिलेगा तो ये पास हो जाएगा। जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है और वो पास होने से न्यूनतम अंक से 34 अधिक लाता है, यानी कि 34 कम करेंगे तब ये पास होगा। 50% ला के इजाद ही ले आया है, 50% लाता है और पास अंक से कितना ज्यादा ले आता है 34, तो घटाइएगा तो ये मिलेगा। दोनों का आपस में बराबर है। यहाँ पर आपको अंतर जब निकालना होगा तो 50 में से आप घटाइएगा 20, तो यानी 30% दिखेगा, और 30% है सो यहाँ पर 69 है, क्योंकि 50 में से 20 गया 30 और 34 उधर जुटेगा तो 69 हो जाएगा। अब कहता है परीक्षा का पूर्णांक यानी पूरा अंक यानी 100% कितना है, तो 100% निकालने के लिए आपको भाई क्या करने का 69/30 गुने कितना 100 आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो जो होगा सो कुल अंक हो जाएगा, कुल प्राप्त अंक हो जाएगा, कुल पूर्णांक हो जाएगा। ये पूर्णांक बोलेंगे, पूरा अंक जो एग्जाम का है वो क्या होगा, तो 10 से 10 23 69 हो जाएगा, तो 23 200 23 नहीं है 230 टोटल अंक होगा इसका एग्जाम का। 230 अंक का एग्जाम हो रहा था तब ये ऐसा हो रहा था। ठीक है, इसमें कई बार ये भी पूछते रहता है कि भाई पास मार्क्स कितना था,
पास प्रतिशत कितना था, तो इसे भी केयर कीजिए। पास प्रतिशत और पास मार्क्स कमेंट करके जरूर बताएं कि पास प्रतिशत और पास अंक क्या था। ये तो मैं निकाल रहा हूं टोटल। कह रहा है 42 किलोमीटर गति से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति 2 मिनट में पहले ऑफिस पहुंचता है, जबकि वह 36 के चाल से चलेगा और 5 मिनट देर हो जाएगा। यानी कि जो मान लो कि वास्तविक चाल इसका x रहा होगा, x चाल से चलता तो t समय लगता। ये वास्तविक चाल अगर x होता समय क्या लगता, t लगता। लेकिन अगर वो चल दिया 42 से तो समय t से 2 मिनट पहले पहुंच गया, यानी 2 मिनट कम ही में पहुंच गया। ये मिनट में मान रहा हूं मैं। और अगर वो चलता, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन अगर वो चलता कितना से 36 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से चलता तो उसको 5 मिनट देर से पहुंचता, तो 5 मिनट और लग जाता इसको। अब आप जरा सा सोचिए, इन दोनों का हमको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है। डिस्टेंस बराबर होता है चालों का गुणनफल, यानी कि 42 गुने कितना 36, चालों का अंतर यानी 42 माइनस 36 6, और समय का अंतर तो 5 2 7, लेकिन बटा में रहेगा कितना 60, क्योंकि ये था किसमें मिनट में। ये दोनों का अंतर करिएगा ना तो एक देर और पहले रहेगा तो ये वाला जुट जाएगा सीधे सीधे 5 2 7। कहीं घटा के देखिएगा समय को, आप घटाइएगा तो मिल जाएगा। देखो t + 5 और माइनस निकालेंगे t - 2, तो जानते हो क्या होगा, t + 5 - t और +2 हो जाएगा, तो t से t कैंसिल, यानी समय का अंतर निकालेंगे तो जुटेगा। कब, जब देर और पहले रहेगा, देर और पहले रहेगा तो अंतर निकालने पर जुटेगा। इसीलिए समय हो यहां पर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय का अंतर। मुझे लगता है कि ट्रेन सबके देने पड़ेंगे क्लास। आगे बढ़ता हूं मैं, जैसे खत्म होगा वैसे ही खत्म हो जाएगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन में सुधार करना था। इसका आंसर कितना आ गया हमारा, देख लीजिएगा एक बार, काट पीट के निकाल लीजिए आंसर। 6 छक 36, 10 छक 60 और 6 छक 36, 10 छक 60 और 6 छक 36 दोनों से कट गया। और 7 छक 7 दूनी 14, 7 छक 42 और 1 43, तो 43 पॉइंट है। गलत हो रहा है क्या, यहां पर मैं काट दिया 7 चौक 28 और 1 29, 29 पॉइंट हो जाएगा। ये कितना 7 दूनी 14, 29.4 हो जाता होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ए। मुझे लगता है समझ में आ गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, एक व्यक्ति ने अपनी 3 बेटों में 3 4 5 में पैसा बांटना था, लेकिन यदि उसने इसको बांट दिया किस अनुपात में, इसको बांट दिया 1/3 अनुपात, 1/4 अनुपात, 1/5 में विभाजित कर दिया, तो बेटे को पहले से सबसे कम हिस्सा मिलता था, उसे इतना अधिक मिला। सबसे पहले कम कितना मिला, जिसको सबसे पहले कम मिल रहा है उसको अब ज्यादा मिलेगा। तो जिसको कम मिल रहा था पहले, जिसको पहले सबसे कम हिस्सा मिला था उसे इतना अधिक मिलता है। तो पहला वाला कम कितना, पहला वाला व्यक्ति को मिला होगा सबसे कम पहले, है ना। देखिए ना, पहला वाला में किसको, इसको 5 मिल रहा है, इसको 4, इसको 3। तो आप क्या कीजिएगा, कितना बांटना था पैसा नहीं पता है, तो आपको पहले बंटवारा जो धन था, वो धन था पहला और दूसरा तीसरा में जो बांट रहा था वो आपको था 3 4 और 5, और दूसरा जो धन है वही धन को अगर बांटेगा दूसरे तरीके से, गलती से, ये सही बंटवारा था, सही बंटवारा ऐसा, तो गलती से कैसे बटा है ये 1/3, 1/4, 1/5। इसको बढ़िया से लिखिए, फ्रैक्शन में लिखा हुआ सही अनुपात नहीं होता है जी, पहली बात समझिए। डेसिमल या फ्रैक्शन में सही लिखा हुआ नहीं होता, उसको सिंपल रूप में लिखना होता है। तो सिंपल रूप में लिखने के लिए यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। ऐसा कुछ से कीजिए कि गुना कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा 5 और 6 3 का, तो ये 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 20 3 60, 15 चौका 60 और 20 12 25 60। अब हम यहाँ पर हो गया गड़बड़, यहाँ पर धन बांटा जा रहा है कितना, 4 3 7 5 12 रुपया, जबकि यहाँ पर धन बांटा जा रहा है कितना, यहाँ पर 47 रुपये बांटा जा रहा है। यानी कि इसमें मुझे बैलेंस करने, चूंकि वही धन है, यहाँ पर 47 जोड़ के आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है सबको जोड़ के 12, तो धन एक ही है, तो एक जगह 12 और एक जगह 47 नहीं होना चाहिए। या तो यहाँ पर भी 12 हो, यहाँ 47 हो, या तो यहाँ पर भी 12 हो। और ऐसा करने के लिए इसमें गुना, बैलेंसिंग के नियम को आप जानते होंगे, रेशियो के बैलेंसिंग को। देखो रेशियो आधार है सभी चीजों का। बैलेंसिंग का नियम है कि जिसको बराबर करना चाहते हो
उसको उल्टा पलटा गुना करो। ये 47 है और ये कितना है 12 है, तो इसमें 47 से गुना कीजिए और इसमें कितना से कल्याण हो जाएगा। इसमें 47 से गुना कीजिए और इसमें कितना से गुना कीजिए 12 से, तो आपको हो जाएगा कल्याण। 12 से गुना कर दीजिएगा तो ये नया अनुपात जो होगा इनका वो हो जाएगा, जानते हो कितना, इसको 12 से इसको कितना से 47 है ना, 47 गुने 3 47 दिया और 47 चौका 7 चौक 28 7 चौका 16 2 18 और 7 5 35 5 चौका 20 और 3 5 चौका 20 और कितना हो जाएगा ये 235 और यहाँ पर 12 से गुना 12 दूनी 240 12 15 180 बराबर है 144। आप देखेंगे तो ए को सबसे ज्यादा लाभ हो रहा होगा, पहले 141 मिलता था तो अब कितना मिलेगा पहलका को, तो कितना अधिक मिल रहा है ये 240 मिल रहा है, पहले 141 मिलता, तो आप देख रहे होंगे तो 30 ये 240 में से 141 घटाइएगा कितना अधिक मिल रहा है ये, तो 9 4 13 99 रुपया अधिक मिल रहा है। और यहाँ कितना कह रहा है ये 99 है, सो कितना अधिक है 1188। हमको क्या निकालना है 99 1188 है, तो राशि ज्ञात कीजिए। क्या राशि कितना, तो राशि हमारा शुरुआती कौन सा है धन टोटल कितना था 47 गुने 12 कितना हो जाता है टोटल, ये 12 ये सब जो को जोड़िएगा ना तो 47 गुने 12 आएगा, तो 62 84 टोटल। यहाँ तो ये समझ में आ रहा है, सबको जोड़िए धन, तो 5 1 6 8 6 14 8 3 11 11 4 11 4 15 15 1 16 और 2 2 4 1 5 564, तो 99 से कट जाता होगा, ये कट जाएगा 99 से 11 एकम 11 11 8 88 और 11 9 99 12 9 टोटल से 12 बार में 12 से इसमें गुना करेंगे तो 12 चौक 48 12 12 6 72 और 12 50 60 6700 6768 रुपया जो भी आ जाता होगा इसका क्या हो जाएगा 6768 आंसर हो जाएगा। सवाल है कि 564 कहाँ लाए, कुल धन तो यही था ना, जोड़ के कर दीजिए। और ये कैसे बैलेंस किए हैं, जब दोनों धन बराबर था तो यहाँ 12 आने का क्या मतलब है 47 यानी कि आने का क्या मतलब है, यानी कि ये भी 12 होना चाहिए या तो ये 47 बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए 47 आ रहा था उसमें गुना किए और 12 आ रहा था इसमें गुना किए। मुझे लगता है समझ में आ रहा है बात। सवाल अगला देखिएगा, हल करना है, ये सीधा सीधा हो जाएगा 5 5 25 और 3 28 हो गया, 28 गुने 2 ब्रैकेट बंद और यहाँ पर माइनस आपका 84 और प्लस 5 है, तो ये 28 दूनी 56 56 माइनस 84 और प्लस 5 है, तो 56 प्लस 5 कितना 61 है। 61 में से आपको 84 जाएगा, कितना बचेगा 61 में से 84 जाएगा, 3 वाला कोई है लास्ट में 3 है, तो 23 है माइनस 23 है, ही आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन ये था, आसान बन गया होगा मुझे लगता है कि। सवाल अगला देखिएगा, अगला सवाल कहता है फिर सिंप्लीफिकेशन का, और शानदार सिंप्लीफिकेशन आप बना रहे हैं। गुना का क्रिया से पहले भाग का क्रिया होता है, तो 4 चौका 16 4 हो गया, यानी 10 प्लस 4 गुने 3 माइनस 5 गुने 2 और प्लस 30 है और 2 है और माइनस 32 है। तो यहाँ पर देखिए 4 3 12 5 दूनी 10 10 में से 10 ये कैंसिल हो गया, 12 12 दूनी 24 माइनस 24 है, ये 32 है और प्लस 30 है, और 30 और 32 हो गया 62 और 62 में से गया 24 तो बच गया 8 4 12, ये बच गया 5 में से 2 गया 3 38 हमारा इसका सही जवाब होगा। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। सवाल देखिएगा 50 नंबर कहता है कि एक वस्तु की कीमत 50 25, ये तो लगता है हर सेट में रहता है, दाम घट जाएगा 25%। दाम अगर 25% घटा है, 25% का मतलब होता है 1/4 घटना, तो दाम अगर 4 से 3 हुआ है तो सामान रिवर्स मिलेगा, यानी कि पहले 3 सामान मिलता था तो उतना ही पैसा में अब 4 सामान मिलेगा, काहे कि दाम गया है कम। बोलता है कि दाम कितना, सामान कितना अधिक मिलेगा, नई कीमत को कितना, फिर अच्छा ये वैसा नहीं, सामान नहीं बोल रहा है कि कहता है कि दाम 4 से 3 हो गया तो कितना बढ़ाना होगा। अगर दाम 4 से कीमत 3 हो गया तो मूल्य लाने के लिए फिर से क्या करना होगा, 4 से 3 हुआ है तो फिर से वही लाने के लिए 3 से 4 करना होगा।
क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत 50% घट जाती है तो मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। तो 4 वाला 3 हो गया, तो 3 को कितना करना बढ़ाना होगा कि फिर से 4 हो जाए। बताइए कितना बढ़ाना होगा, 1 बढ़ाना होगा। कितना में 1/3, तो 3 1/3 बढ़ाने का मतलब कितना परसेंट, 33.1/3%। कितना बढ़ाना होगा भाई, अगर कोई 4 से 3 हो गया तो फिर 3 से कितना बढ़ाना होगा कि 4 हो जाए, तो 1 बढ़ाना होगा। कितना से, 3 से। तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं आप, वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए 1/3 गुने 100% करते हैं। मुझे लगता है अगला सवाल की तरफ बढ़ना चाहिए। 3 संख्याओं का अनुपात 358 है, उनका योग 48 है। ए भाई साहब, अगर 48 योग दिया हुआ है तो आपको कुल संख्या निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। 48 दिया है तो कितना से करेंगे, 8 5 13 3, 5 3 8 8 16, 16 3 48, तो 3 3 9 संख्या और 5 3 15 और 8 5 8 3 24। क्या ये जोड़ के 48 आ जाएगा? जी हाँ, आ जाएगा। सभी को जोड़कर 5 3 8 8 16, 16 बराबर 48, यानी 16 3 48, 1 बराबर 3, तो 3 3 9, 5 3 15 और 8 3 24। यदि पहली और तीसरी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, अब कह रहा है कि पहला और तीसरा में जोड़िए 3 3, और पहली और तीसरी में 3 जोड़ दिया जाए और दूसरी संख्या में 3 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का अनुपात क्या होगा। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का अनुपात क्या होगा, इस प्रकार प्राप्त संख्या का अनुपात होगा 9 3 12 12 और ये हो जाएगा 27। 12 12 27, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 4 4 9 हो जाएगा अनुपात। काटिएगा तो 4 4 क्या होगा, 4 4 और 9 हो जाएगा। मुझे लगता है कि बात समझ में आ गया। 4 3 12, 4 3 12 आपको काटता हुआ दिख रहा होगा, है ना जी। 4 3 12, 4 3 12, ये रहा आपका चमचमाता हुआ 4 3 12 और 4 3 12 और 9 3 27, 4 4 9। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा साधारण भिन्न जब दशमलव के रूप में लिखा जाता है तो समाप्त नहीं होगा, यानी कि डेसिमल में आते रहेगा सो आते रहेगा। कौन आते रहेगा, देखो ये 50 है, इसको कैसे चेक करेंगे से बताते हैं। इसको 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो 8/15 हो गया। अब ये 15 यानी नीचे में 3 गुने 5 है। देखो भाई साहब, नीचे में 2 या 5 के रहेगा, कोई 2 या 5 के मल्टीपल में कोई रहेगा तभी वो डिफिनिट लिखाएगा, नहीं तो कोई और रहेगा तो बाद में आते रहेगा कुछ ना कुछ वैल्यू। तो यहाँ पर 3 भी है साथ में, यानी कि यही है सो आते रहेगा। अब ये देखिए ना, ये वाला नहीं आएगा क्योंकि देखो 21 है तो 2 3 6 और 7 21, ये डेसिमल में हो जाएगा। ये हो जाएगा 0. ये 3.5 होता है ना, ये 3.5 हो जाएगा और फिर डबल 0 और रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.03 नहीं 0.35, यानी कि 1 दशमलव पहले से था, 2 दशमलव और बैठेगा। ये लिखा सकता है, ये भी लिखा जाएगा 9 9 81 सॉरी 27 3 81 और 50 3 150, तो 50 दूनी 100, 27 दूनी 54, यानी कि ये भी लिखाएगा 0.54। ये भी लिखा जाएगा 3 5 15 और 16 3 48, ये भी लिखिएगा तो ये हो जाएगा 16 से लग जाएगा आपको, कट जाएगा, यानी कि 2 के मल्टीपल में है। देखो ना 2 के मल्टीपल में रहेगा सो हो जाएगा, तो 2 और 5 का ही ये मल्टीपल, 2 और 5 के गुणनफल में रहेगा नीचे में, तब तो वो नहीं इन्फिनाइट तक जाएगा। इसको बोलते हैं अशांत दशमलव, लेकिन ये सब शांत दशमलव है। क्या है, तो दशमलव के किसी निश्चित अंक लिखा जाएगा कब, जब नीचे में 2 और 5 रहे, या 2 का मल्टीपल रहे, या 5 का मल्टीपल रहे, या दोनों का मल्टीपल रहे। तो मुझे लगता है कि बात स्पष्ट। देखो ना 200 था 2 और 5 से बनल, 50 है 2 और 5 से बनल, 16 है केवल 2 से बनल, तो सब लिखा जाएगा। लेकिन ये जो है 3 और 5 से बनल है, 2 नहीं है 3 5 से है, गड़बड़ हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, किसी राशि पर 1.5 साल के लिए 8% साधारण ब्याज 360 है, समान राशि पर समान दर से के हिसाब से दोगुना कर दिया जाए, क्या समय दोगुना कर दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। भाई साहब 1.5 साल में साधारण ब्याज तो 15 रुपये, 1.5 रुपये के हिसाब से प्रिंसिपल अगर 100 मानते हैं तो रेट क्या हो जाता है, 1.5 साल है तो रेट आपका ब्याज कितना होता है, तो ब्याज होता है रेट गुना टाइम, 15 × 120 12 रुपया, ब्याज कितना होगा 12 रुपया। लेकिन ये ब्याज कितना दिले 360, तो 12 बराबर दिले 360 रुपया। तो हमारा प्रिंसिपल कितना होगा, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 100 × 3 = 36, 3000 रुपये प्रिंसिपल होगा। अब कह रहे इसी प्रिंसिपल पर रेट वही रहेगा,
दर वही समान दर से, यानी कि 8% दर से। और कह रहा है कि 3000 का इसी दर से दुगना समय के लिए, तो टाइम आपका हो जाएगा कितना, 1.5 का दुगना कितना होगा, 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए सीआई निकाल रहा है, तो 3 वर्ष के लिए सीआई अगर 8% से निकालना है तो क्या करोगे पता है, 3 वर्ष का सीआई, तो 3 वर्ष का सीआई निकालना है तो आपको 3 का एसआई लिखिए और पॉइंट दीजिए और 2 डिजिट लिखिए इसमें, क्या इसमें लिखिएगा 3r² और फिर 2 डिजिट इसमें लिखिएगा r³ और फिर पुट कर दीजिएगा। जैसे 8 है ना, तो 8 का क्यूब कितना होता है, अब बताइए 8 का क्यूब कितना होता है। 8 का क्यूब जो हो जाएगा आपको हो जाएगा 512, तो 512 होता है 8 का क्यूब, तो इसमें केवल रखेंगे 12 और 5 अगला में कैरी, और यहाँ 8 आर बराबर देखो क्या दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है आपका 8, तो रखिए यहाँ पर 8 64 8 512, तो उसमें से 12 लिखेंगे और फिर लिख देंगे 512 में से 5 कैरी हो गया, लेकिन 8 लिख रहे हैं आर की जगह पर, तो 8 64 और 64 गुने 3, 64 गुने 3 4 12 और 6 18 और 1 19 192 और कैरी कितना था 5, यानी कि ये आ रहा है 197, तो यहां पर लिखेंगे 97 और पॉइंट है तो पॉइंट, और 1 कैरी इसमें से भी आ गया, और यहाँ 8 3 की 24, 8 3 की रेट गुने टाइम होता है ना 3 साल का, ऐसा है 8 3 की 24, 24 और 1 25, यानी कि यहां पर हो जाएगा 25.9712। अगर प्रिंसिपल कितना मानेंगे, अगर प्रिंसिपल 100 है तो ब्याज बराबर ये 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। समझ में आया बात। हमें क्या करना था, हमें निकालना है कि भाई अगर प्रिंसिपल 3000 है तो कितना होगा, तो प्रिंसिपल 3000 है तो क्या हो जाएगा, सो देखिएगा 100 बराबर आपका निकल गया कितना, 100 बराबर निकल गया, 100 बराबर मूलधन निकल गया 3000 रुपया, मूलधन दिल था कितना 3000, तो 100 बराबर 3000, तो सीआई निकालना है, तो हमारा 100 के लिए जो आया है ना सीआई वो लिख दीजिए, 3 वर्ष का सीआई 25.9712। अब ये 4 दशमलव है, तो मैं एक काम कर सकता हूं कि यहां लिख सकता हूं, ये 00 से 00 कटेगा, 1 दशमलव यहां पर और उधर चला जाएगा, यानी कि 3 गुने 25 559.712 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 3 और 7 21 और 9 27 और 1 28, 27 और 2 29, एक ही ऑप्शन में है, ये है आंसर हो जाएगा ए। तो ये 3 वर्ष के सीआई का फॉर्मूला है। 2 वर्ष के लिए अगर ब्याज का निकालना होगा तो खास करके ऐसा जब रेट दे दे 8% 9% 7% तब का है, इसको बढ़िया से समझना होगा, जब क्लास में बताऊंगा या जो इनको पढ़ाया गया होगा वो समझते होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं मैं, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि एक विद्यालय विद्यार्थियों की औसत 6 वर्ष है, सभी विद्यार्थियों का औसत 6 वर्ष है, 12 शिक्षकों का औसत 40 वर्ष है। यदि सभी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के संपूर्ण औसत आयु 7 वर्ष है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है। विद्यार्थियों की संख्या x मानिए, विद्यार्थियों की संख्या कितना मानिए x, और औसत मानिए 6, और 12 शिक्षक आ गए तो x + 12 औसत हो गया 40। यदि सभी शिक्षकों का औसत संपूर्ण औसत, अच्छा शिक्षक 12 है, सभी का औसत कितना है 40 है, और छात्र प्लस शिक्षक, ये शिक्षक हैं, छात्र की संख्या माने हैं, और यहां पर कुल मान लिए, तो कुल औसत जानते हैं कितना हो गया, कुल औसत 7 हो गया, तो सीधा सीधा गुना कर दीजिएगा 6x और प्लस बरचम 48 480 बराबर 7x + 84, घटाइएगा तो ये मिलेगा x और 84 इधर जाएगा तो 6 9 8 17 396। आपको कितने छात्र थे, तो छात्रों का संख्या टोटल था बाबू आपका 396, 396। मुझे लगता है कि बात ये हो गया स्पष्ट। आगे देखते हैं, सवाल अगला है,
सवाल कह रहा है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 1 रुपया है। जब भी 2 वर्ष के साधारण ब्याज 2 वर्ष का एसआई और सीआई का अंतर अगर मुझे पता है तो मैं जानता हूं फॉर्मूला क्या होता है, PR² बटा 100 का स्क्वायर, यही ना बात है। तो प्रिंसिपल मुझे निकालना है, साल का सीआई और एसआई का अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल मेरा निकालना है तो प्रिंसिपल लिख दे, ये सीआई दिया हुआ है 1 रुपया और मुझे प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल रेट दिया हुआ है आपका, कितना मूलधन निकालना है, रेट मुझे पता है क्या, हाँ 4% रेट है तो 4 गुने 4 हो जाएगा और नीचे में 100 गुने 100, 2 साल का है ही था। 2 साल का कहे तो यहाँ पर 2 साल का ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, सीआई और एसआई का अंतर, काटिए पिटिए आंसर पाइए। 25 चौका 100 और 25 चौका 100, 25 से 625, तो प्रिंसिपल हो गया 625 रुपया आंसर आपका। सवाल अगला देखते हैं 53 के क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 54। एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, इसको 8 घंटे में पानी भर सकता है और दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 पलही से भरा हुआ हो तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दी जाए तो टंकी को कितने समय में खाली हो जाएगी। देखो भाई साहब, ये एक भरता है, भरने वाला 8 घंटा में, अब खाली करने वाला भरने वाला 8 घंटा में भरता है, अब खाली करने वाला इतना गिरफ्तार से करता है कि 5 घंटा में खाली कर देता है। दूसरा करना पूरा टंकी को 5 घंटा में खाली कर देता है। भरे वाला से क्षमता ज्यादा किसका है, खाली करने वाला, तेजी से खाली करता है। एलसीएम ले लेंगे 40, मानते हैं टंकी में 40 लीटर आता है। ये कहता है कि टंकी में 40 लीटर आता है ना, वो पहले ही से भरल है कितना, ये पहले ही से 40 का कितना भरा हुआ है, 40 का भरा हुआ है 3/4, 40 का भरा हुआ है 3/4 भाग 3/4 यानी 30 भरल है। अब 30 भरल है तो 30 पानी निकाल रहा है, 30 भरल है तो 30 क्या निकाल रहा है, पानी निकल रहा है। और ये खाली करने वाला है जो तेजी से खाली करता है, भरल कितना है 30, 40 का 3/4 भरल है यानी 30 भरल है। और 30 जो भरल है तो अब यहां देखना पहले ये है कि प्रति घंटा ये कितना भरता है, तो प्रति घंटा ये भरेगा आपको 5 लीटर, तो ये खाली करेगा आपको 8 लीटर। अब सोचिए 5 भरा रहा है, खाली करेगा 8 लीटर और 3 दोनों मिलकर खाली करेगा। और भरल कितना है इसमें, पानी भरल है 30, तो 3 के हिसाब से खाली करेगा 30, तो कितना घंटा में खाली कर देगा, 10 घंटा में खाली कर देगा। आंसर इसका हो जाएगा 10। समझ में आ रहा है बात। भरल है टंकी पहले से ही भरल है कि 3/4, 40 माने क्षमता, 40 का 3/4 पलही से भरल है यानी 30 भरल है पलही से। और जब 30 पहले से भरल है तो 5 ही भरता है, 8 खाली करता है, यानी 3 के हिसाब से खाली होगा। दोनों मिलेगा तो पहले का दूसरा का मिलेगा, तो कितना के हिसाब से खाली होगा, 3 के हिसाब से खाली होगा। और 3 के हिसाब से खाली होगा और खाली करेगा 30, तो 10 घंटा में खाली कर देगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2 रेलगाड़ी 127 मीटर और 98 मीटर लंबी क्रमशः 35 और 55 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। 127 मीटर लंबी और 98 मीटर लंबी क्रमशः 35 के चाल से और 55 के चाल से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अगर विपरीत में चलेगा तो चाल जुटेगा, और ये मीटर में है भाई साहब, तो दूरी कितना कवर करेगा। अगर 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं तो अपनी लंबाइयों का योग पार करती है, तो इधर लिखिए लंबाइयों का योग, इधर लिखिए दोनों चालों का योग। क्यों, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चलेगी तो चालों के योग से पार करेगा। तो आपको पता होगा डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस ले लिए और ये रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल कहलाता है। जब 2 ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो दोनों को जोड़ के लिखिए, विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो, और अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं दोनों तो दोनों को घटा के लिखिए, तो यहाँ पर जुटेगा और कितना देर में पार करेगा एक दूसरे को। लेकिन ये किलोमीटर में पर्यावरण में था, तो इसको क्या कीजिए, आपकी 5/18 से गुना कीजिए, मीटर में चेंज हो गया। और समय मान लीजिए कि टी समय, और यहाँ पर लिख दीजिए कि टी बराबर भाई साहब आएगा कितना, ये जोड़कर आ रहा था कितना जी, ये जोड़कर आ रहा है 5 5 10 5 3 8 90 और गुने 5/18 और गुने 100 टी। तो यहाँ पर जोड़ के आ रहा है 9 8 7 15 9 2 11 1 12 225, तो 18 5 90 और 5 5 25 25 25 9 225, तो 9 सेकेंड ये आपका समय आ जाएगा। तो समय दूरी का जो इनको पता होगा, तो साल जब आपको पता होगा कि विपरीत दिशा में चलता है चालों का योग
और एक ही दिशा में चले तो चालों का अंतर, ये लिखेंगे चाल, और समय मान लेंगे टी। और ये क्या है सर, तो ये दोनों ट्रेनों की लंबाई, क्योंकि अगर दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो अपनी लंबाई को ही पार करेगी। सवाल नंबर हम देख रहे हैं 56। कुमार और दीपक मिलकर के व्यापार शुरू किए। कुमार 5,000 रुपया 5 महीने का लगाया और दीपक 6,000 रुपया 6 महीने का लगाया। वर्ष के अंत में 610 रुपया ला पाया। कुमार लगाता है 5,000 रुपया 5 माह के लिए, तो ये हो गया पूंजी और ये हो गया समय। ₹5,000 5 माह के लिए और 6,000 रुपया 6 माह के लिए। वर्ष के अंत में 610 रुपया में से दीपक को कितना मिलेगा? पूंजी लगाया, समय लगाया, तो मैं एक काम करता हूं, लाभ निकालता हूं। काट दीजिए पहले इसको, पूंजी का अनुपात निकाल लीजिए। लाभ का अनुपात जानते हैं कैसे आता है? लाभ कैसे निकलता है? पूंजी गुने समय करने से लाभ निकलता है। तो पूंजी गुने समय करने के पहले पूंजी का अनुपात निकाल लीजिए और समय का अनुपात निकालिए। पूंजी गुने समय यानी 25 और 6 36, तो लाभ का अनुपात 25:36। वर्ष के अंत में 610 रुपया लाभ हुआ, तो यहां पर हो जाएगा 6 5 11, 61 बराबर 610 रुपया। यहां लाभ कितना हो रहा है? 61 में से 25 कुमार को मिलेगा और दीपक को मिलेगा कितना? 36। तो 61 बराबर 610, तो दीपक को कितना मिलेगा? तो दीपक को मिलेगा आपको 36 रुपया। 61 है 10 बार में कटेगा, यानी 360 रुपया मिलेगा आपको दीपक को। तो ये था साझा का सवाल 56 नंबर क्वेश्चन। आपको मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 11 है, तो परिवृत्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखो ये बात समझ लेना, किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या और चमचमाते हुए बाह्य वृत्त की त्रिज्या, ये बाहर वृत्त की त्रिज्या, बाहर वृत्त की त्रिज्या बाह्य का और आंतरिक का, बाह्य वृत्त ने कहा कि इसको परिवृत्त कहते हैं। का त्रिज्या का अनुपात जो होता है ना, त्रिज्या का अनुपात होता है 2:1। ठीक है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा इसका वर्ग 4:1। त्रिज्या का है उसका वर्ग कर दीजिए, तो 4:1 आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? सी। वैसे मैं बता रखा हूं कि समबाहु त्रिभुज के बारे में कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है और इसका आंतरिक त्रिज्या इन रेडियस है, सर्कम रेडियस, मीडियन और साइड का अनुपात तो 1/3 2√3 होता है। यह भी याद रहता। इन रेडियस यानी अंतर्वृत्त की त्रिज्या 1 और परिवृत्त की त्रिज्या 2, वही परिवृत्त की त्रिज्या 2 और अंतर्वृत्त की त्रिज्या 1 लिखे हैं। ठीक है, तो इस पे बहुत सवाल पूछता है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो सब जगह लागू होगा समबाहु त्रिभुज के लिए, लेकिन इसको समझना होगा कि IR क्या है, CR क्या है, M क्या है, S क्या है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अंतिम सवाल ये है, नहीं 58 नंबर है। बेलन की ऊंचाई, उसके शंकु की ऊंचाई और 2:5 है। बेलन और शंकु, बेलन शंकु की ऊंचाई, बेलन सिलेंडर और शंकु कोण की ऊंचाई दे रखा है 2:5 में। ऊंचाई जो है सो इसका 2:5 में है, हाइट। अब कहता है आधार के अर्धव्यास, रेडियस का अनुपात दिया हुआ है 5:2। ये बोलता है कि वॉल्यूम का निकालिए। तो वॉल्यूम जो होता है ना भाई, वॉल्यूम जो होता है सो इसका वॉल्यूम जो होता है बेलन का और शंकु का क्या होता है पता है? बेलन और शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो होगा πr² और 1/3 πr²h। तो यानी कि यहां पर रेडियस किसका है ये और ऊंचाई किसका? ही बेलन का। तो मैं एक काम करता हूं कि यहां पर से अनुपात निकाल लेता हूं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ये 3r1 यानी 3 × r1 किसको माने? बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या कितना है? 2 का स्क्वायर और ऊंचाई कितना है इसका? बेलन का, सॉरी बेलन की त्रिज्या 2 नहीं बल्कि 5 है।
है ना, बेलन पहले है ना, हाँ, और बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो बेलन की ऊंचाई 2 है, ये 1/3 आया, और अनुपात ही लिख देंगे इसको r1 स्क्वायर, यानी कि बेलन की नहीं, शंकु का यानी त्रिज्या कितना 2 का स्क्वायर, ऊंचाई कितना इसका 5। आप काट पीट के देखिए, इसको निकालिएगा तो 5 5 25 दूनी 50, 25 50 थिया 150 ही आएगा, और इधर जो निकला दूनी 4 5 का 20, 20/3 आएगा। तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा अगर, तो यहां पर से मिलेगा कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, बेलन की ऊंचाई और शंकु 2:5, उनके आधार के अर्धव्यास 5:2, एकदम सही है। अर्धव्यास शंकु का रेडियस कितना है 2 का स्क्वायर है, ठीक है। इसको काटिए, 1 0 से 1 0 काटिए, 5 इसको लिखिएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, और 2 दूनी 4 5 20/3, 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा। अच्छा, ये 1 1 दोनों लिखा है, ये मान लो कि दो मतलब शंकु का त्रिज्या और ऊंचाई था, तो शंकु की त्रिज्या कितना, शंकु की त्रिज्या आपका 2 मिल रहा है और ऊंचाई 5 मिल रहा है, तो 2 का स्क्वायर 1/3 पाई r स्क्वायर h, एकदम सही है। और ये है पाई r स्क्वायर h, तो इसका जो आयतन है सो 3 कहां से लिखा हमने, 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 तो तब लिखेंगे ना, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/3 इधर रखे हुए हैं, तो 5 5 25, 25 दूनी 50, और यहां पर दिख रहा होगा 50 अनुपात 4 5 20/3, यानी कि यह आता होगा 15/2। क्या गड़बड़ हुआ, पाई तो काट ही दिए थे, 1/3 इधर लिखे रहे, तो इधर 3 नहीं लिखेंगे ना, 3 लिख दिया था शायद, तो 15:2 इसका आंसर सही होगा। केवल केयर ये करना है कि जब शंकु बेलन ऐसे देगा तो आयतन पूछेगा, तो आयतन का फॉर्मूला लिखिए, फिर जो यहाँ रेडियस ऊंचाई उसका दिया हुआ उसको पुट कीजिए। तो सवाल में इंसुलेशन के हैं और ये ठीक ठाक सवाल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 32 है, यदि पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो शेष 3 संख्याओं को 4 घटा दिया जाए, सभी 6 का औसत दे रखा है कितना 32, 6 संख्याओं का औसत 32, और प्रथम 3 में 2 बढ़ा दिया जाए तो 32 2 34 हो गया होगा, और अगला शेष 3 में 4 घटा दिया जाए तो 28 हो जाएगा। यानी कि नया जो औसत होगा, तो नया औसत कितना हो जाएगा, सो देखिए नया औसत हो जाएगा 3, नया औसत कितना हो जाएगा, सो देखिए 3 का, यानी कि 34 गुने 3 4 3 12, और 3 3 और 1 10, 102 हो जाएगा यहाँ पर, और इनका गुणनफल कितना हो जाएगा 8 3 24, और 3 में 6 और 2 8 84, 34 गुने 3 102, और 28 गुने 3 28 3 84, दोनों को जोड़ के 6 संख्याएं हैं, 6 का औसत कितना मान लेंगे x, तो यहाँ पर 6x लिखेंगे, 4 2 6 8 186 बराबर 6x हो गया, यानी कि x बराबर 31 हो जाएगा यहाँ पर आंसर सी। तो नया औसत क्या हो गया 31, क्योंकि पहले था ये वाला, लेकिन 3 संख्याओं का 34 हो गया और 28 हो गया, तो पूरा सब 6 संख्याओं का औसत x मान लिए, डायरेक्ट कैलकुलेट करके गुना कर देंगे, मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। और अंतिम सवाल, एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रैमुल के बराबर पर बेचता है, यानी 320 का सीपी 320 आमों का क्रैमुल पर बेचता है, 320 सीपी वस्तु का सीपी बराबर 400 का एसपी, मतलब समझ रहे हैं, 400 आम का अंदर 320 आमों के क्रैमुल पर बेच देता है, 320 आमों के 400 आम को कितना में बेच दिया, जितना 320 आम का क्रैमुल होगा ना उतना ही में 400 आम को बेच दिया। तो इसको देखिएगा, अनुपात निकालिएगा, काटिएगा तो मिलेगा 1 0 से 1 0, 8 चौका 32, 8 5 40, यानी कि यहाँ पर सीपी रहा होगा 5 रुपया और एसपी रहेगा आपका 4 रुपया, तो लॉस हो जाता होगा। लॉस कितना हुआ 1 रुपये का, कितना में, तो 5 में, तो 1 रुपये का 5 में लॉस होता है, तो कितना परसेंट लॉस है, यहाँ पर लॉस है 20% का, आंसर हो गया 20% लॉस। और ये था सवाल और ये था सॉल्यूशन। धन्यवाद, लगातार जुड़े रहें। टेस्ट जो है आपका
वो एक सभी बच्चों का जितना भी सॉल्यूशन हुआ है उसका एक टेस्ट लिया जा रहा है संडे को। सुपर 30 बच्चों को चुना जाएगा, उसमें बेहतरीन 30 बच्चों को चुना जाएगा जिनका बेहतर मार्क्स होगा, और उन बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा और ये माना जाएगा कि आपका रिजल्ट में योगदान होगा आगे, और उनके साथ फोटो वगैरह भी किया जाएगा और प्राइज वगैरह दिया जाएगा, ताकि मैं कंफर्म हो रहा हूँ कि ये ऐसे 2 टेस्ट 3 टेस्ट होंगे। अगर आप सभी टेस्टों में अव्वल रहते हैं तो इसका मतलब कि यहीं से क्लियर है कि आपका रिजल्ट होना तय है। तो आप लोग तैयारी कर लीजिए। सवाल ये है कि क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, तो क्वेश्चन आपको रहेगा पूरा सेट से, जितने आप सॉल्यूशन किए होंगे उसी में से क्वेश्चन रहेगा। आप जाके मिलेगा कहाँ, तो सारा सॉल्यूशन डाला हुआ है। आई होप कि आप उनकी तैयारी करेंगे। क्लास में भी चर्चा की जा रही है। जय हिंद।